हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम एमपीटेट 2021 के लिए वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने वाले पर्यावरण विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर बात होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं उन 20 क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आपका है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेक्चर नंबर 2 है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो लेक्चर नंबर 1 बना हुआ है, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 अटेंड कर लीजिए। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ग 3 के सिलेबस में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो नेम है वो है हमारा परिवार एवं हमारे मित्र। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि परिवार एवं समाज में सहसंबंध, हमारे पशु पक्षी, हमारे पेड़ पौधे, हमारे प्राकृतिक संसाधन और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो इन टॉपिक से संबंधित ही यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे इन टॉपिक से संबंधित ही होंगे, मतलब सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे सेशन पर। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर 20, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला, ठीक है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी सास एवं साली के साथ निवास करता है। ठीक है, उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण हमसे पूछा गया है जहाँ पर जो पुरुष है वो अपने पत्नी के साथ निवास कर रहा है, अपने बच्चे के साथ निवास कर रहा है, अपनी सास के साथ निवास कर रहा है और अपनी साली के साथ निवास कर रहा है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन पर बात हम यहाँ पर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है संयुक्त परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संयुक्त परिवार में कम से कम 2 पीढ़ी के सदस्य रहते हैं। ठीक है, कम से कम 2 पीढ़ियों के सदस्य संयुक्त परिवार में निवास करते हैं, जिसमें आपके दादा दादी भी आ जाएंगे। ठीक है, दादा दादी आ जाएंगे, चाचा चाची, मतलब 2 पीढ़ी। ठीक है, 2 पीढ़ी के सदस्य आ जाएंगे, चाचा चाची आ जाएंगे, बड़े पापा मम्मी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ये संयुक्त परिवार। तो ये इसका नामकरण नहीं होगा। मतलब देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, सास और साली की। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में सास और साली तो रहते हैं नहीं, 2 पीढ़ियों के सदस्य रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ठीक है, सीधा सीधा बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी पर, एकाकी परिवार। ठीक है, एकाकी परिवार में जैसा कि आप लोगों को पता है कि एकाकी परिवार में कौन रहते हैं, एकाकी परिवार में रहते हैं पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है, पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं एकाकी परिवार में। ठीक है, तो एकाकी परिवार भी यहाँ पर सास और साली मतलब एकाकी परिवार में निवास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ऑब्वियसली पत्नी और बच्चे तो सभी परिवार में रहते, परंतु सास और साली की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो एकाकी परिवार भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, विस्तृत परिवार, जो विस्तृत परिवार है इसके अंतर्गत जो पति मतलब कि पुरुष जो होते हैं उनके भाई बहन। ठीक है, पुरुष के भाई बहन की अगर बात करें तो क्या हो जाएंगे, बहन, बुआ और चाचा। ठीक है, पुरुष के साथ उनके जो भाई बहन है बुआ चाचा मतलब कि वो भी निवास करते हैं। पत्नी के भाई बहन मतलब कि साला और साली, ये भी साथ में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार के अंतर्गत बुआ चाचा साला साली ये सब निवास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सास और साली। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि विस्तृत परिवार में पत्नी के भाई बहन और पति के भाई बहन भी साथ में निवास कर सकते हैं। ठीक है, बहुपति विवाह इसका कहीं से कहीं तक इसका संबंध नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में, ठीक है, किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता है। क्या पूछा है, किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 प्रकार के आवास दिए हुए हैं। ठीक है, इन चारों आवासों में से कोई एक ऐसा आवास है जो विस्तृत परिवार का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, सभी पर बात करते हैं हम 1 बाय 1।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पति स्थानिकता। पति स्थानिकता मतलब कि पति के घर में निवास करना। तो पति के घर में अगर निवास करेंगे तो मतलब जो पुरुष रहेगा उसके भाई बहन जैसे कि बुआ, ठीक है, उसकी बहन जो हो जाएंगी बुआ हो जाएंगी, और चाचा, ठीक है, मतलब कि उसके भाई बहन भी निवास करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट में देखा था कि विस्तृत परिवार के अंतर्गत या तो पुरुष के भाई बहन रहेंगे या तो महिला के भाई बहन रहेंगे। तो देखो पति स्थानिकता में तो पुरुष के भाई बहन ही आएंगे, ठीक है, बुआ चाचा शामिल होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पति स्थानिकता विस्तृत परिवार का निर्माण नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, विस्तृत परिवार का निर्माण ये कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर बुआ चाचा शामिल होंगे तो विस्तृत परिवार का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे पत्नी स्थानिकता, ठीक है, पत्नी स्थानिकता यानी कि पत्नी के घर में निवास करना, ठीक है, पत्नी के घर में निवास करना। तो पत्नी के घर में साला और साली, ठीक है, और सास, ये तीनों भी क्या करेंगे, निवास करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी विस्तृत परिवार का निर्माण कर रहा है, ठीक है। पत्नी स्थानिकता परिवार जो आवास है वो भी विस्तृत परिवार का निर्माण यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे मातुल स्थानिकता परिवार। मातुल स्थानिकता परिवार मतलब कि माँ के घर में रहना। तो माँ के घर में ऑब्वियसली सा है कि साला साली भी शामिल होंगे ही होंगे। तो ये भी विस्तृत परिवार का निर्माण कर रहा है, मतलब कि ये भी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नव स्थानिकता, नव स्थानिकता मतलब कि जो पति पत्नी होते हैं, जो महिला और पुरुष जो होते हैं, ठीक है, वो नई जगह पर जाकर निवास करते हैं। कहाँ जाकर निवास करते हैं, नई जगह पर। तो ठीक है, तो यहाँ अगर वो नई जगह पर निवास करेंगे तो वहाँ पर विस्तृत परिवार का निर्माण कहीं से कहीं तक नहीं होगा, क्योंकि ना ही वहाँ पर बुआ रहेंगी, ना ही वहाँ पर चाचा रहेंगे, ना ही वहाँ पर साली रहेंगे, ना ही वहाँ पर साला रहेंगे, ठीक है। मतलब सास ससुर साला साली चाचा बुआ वहाँ पर कोई भी नहीं रहने वाले हैं। तो ये हो जाएगा अपना नव स्थानिकता परिवार नव स्थानिकता आवास ऐसा आवास है जो विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मतलब प्रश्न नंबर 3, जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है, मतलब परिवार जो है वो विवाह होने के बाद बना है। वैसे परिवार विवाह होने के बाद ही बनता है, ठीक है। जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में पैदा हुए बच्चों से हुआ है, उसकी निम्नलिखित में से कौन सी सही परिभाषा प्रस्तुत करता है। मतलब देखो, ऐसा परिवार जिसका निर्माण विवाह के बाद या बच्चों संतान के उत्पन्न, मतलब संतान जो है वो संतान जब हुई तब उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। बच्चे जब पैदा हुए तब उसका निर्माण हुआ है, किसका, परिवार का। तो देखो वो परिवार कौन सा होगा, सभी पर बात करते हैं हम। जन्म मूलक परिवार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है प्रजनन मूलक परिवार, फिर है विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार। तो विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो विस्तृत परिवार में साला साले सास ससुर बुआ चाचा सभी शामिल हो गए। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ठीक है, दादा दादी मतलब कि चाचा चाची भी आ जाएगी, बड़े पापा बड़ी मम्मी भी आ जाएगी, ठीक है। तो विस्तृत परिवार संयुक्त परिवार कहीं से कहीं तक हमारे आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है जन्म मूलक परिवार, यहाँ पर भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विवाह की बात भी हुई है। तो ये हो जाएगा प्रजनन मूलक परिवार, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 4 जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित में से प्रायः कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि भारत में निम्नलिखित में से प्रायः कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते। 4 में से कोई ऐसा एक प्रकार है जिसमें संयुक्त परिवार नहीं मिलता है। तो देखो ऑप्शन, सभी ऑप्शन पर बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है नगरीय व्यापारी वर्ग, ठीक है। नगरीय व्यापारी वर्ग मतलब कि जैसे जो सिटीज़ में रहते हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या संयुक्त परिवार होता है, सभी ऑप्शन पर बात कर लेते हैं, फिर हम सही आंसर पर जाएंगे। व्यवसायी वर्ग, व्यवसायी वर्ग में अधिकतर
अधिकतर संयुक्त परिवार होता है व्यवसायी वर्ग में, ठीक है। भूमि रहित मजदूर यहाँ पर भी, ठीक है, मजदूर है तो क्या हुआ, मतलब कि वो संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है। और ग्रामीण भूमि स्वामी वर्ग, यहाँ पर भी संयुक्त परिवार में वो रहते हैं। लेकिन जो नगरीय व्यापारी वर्ग होता है, मतलब जो सिटी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, सिटी में जो लोग रहते हैं, नगरों में जो लोग रहते हैं, वो भी बिजनेस करने वाले व्यापारी लोग, ठीक है। तो वहाँ पर अधिकांशतः ये देखा गया है कि वहाँ पर अधिकांशतः एकल परिवार ज़्यादा रहता है। मतलब कि देखो सिटीज़ में क्या होता है, जगह की प्रॉब्लम होती है या जो भी है जगह की प्रॉब्लम होती है या कुछ भी जैसे महंगाई होती है, तो अधिकतर क्या होता है, एकल परिवार सिटीज़ में क्या करता है, निवास करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय व्यापारी वर्ग में संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 जो दिया हुआ है, वेस्टरमार्क के अनुसार, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था, ठीक है। वेस्टरमार्क जो थे वो थे एक फिलोसोफर, ठीक है। वेस्टरमार्क जो थे वो एक फिलोसोफर थे। उनके अनुसार परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप, मतलब पहले जो परिवार था उनका प्रारंभिक स्वरूप क्या था, क्या पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था, स्वच्छंद संभोग पर आधारित था या लिंग साम्यवादी था, ठीक है। तो वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो था पितृसत्तात्मक, मतलब कि पिता की मतलब जो पुरुष वर्ग है उन्हीं मतलब वही क्या करेंगे, परिवार का नेतृत्व करेंगे, यानी पितृसत्तात्मक था वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है फ्रेंड्स। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये जो है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक का नेम है और उसके लेखक का नाम यहाँ पर हमें पूछा गया है, ठीक है। तो सभी पर हम बात करते हैं। टाइलर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वेस्टरमार्क, ऑप्शन नंबर सी मार्गन, ऑप्शन नंबर सी कपाडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा वेस्टरमार्क, ठीक है। वेस्टरमार्क जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये है एक फिलोसोफर, ठीक है। और ये जो इन्होंने बुक जो थी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इन्होंने 1891 में ये जो बुक थी वो क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1891 में ये बुक प्रकाशित हुई थी और इनके लेखक कौन थे, वो थे वेस्टरमार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोगों मतलब ये जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताया है 1891, तो यहाँ पर आप याद रखिए, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो है वो 1891 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, कौन थे इसके लेखक, वेस्टरमार्क, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 7, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 पर हम बात करेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 7, परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और स्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण, ठीक है, बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके, ठीक है। मतलब ये कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो किसी लेखक ने दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि परिवार लिंग संबंधों पर आधारित होता है। परिवार जो होता है वो लिंग संबंधों पर आधारित होता है, एक समूह के रूप में होता है, ठीक है, और इतना छोटा होता है और इतना स्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और लालन पालन जो है, मतलब पालन पोषण जो है वो समुचित रूप पर कर सके। तो इसके लेखक का चयन हमको करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 लेखक दिए हुए हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है वो है मैकाइवर तथा पेज। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हेनरी मैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, अच्छा फ्रेंड्स ये जो है हमारा प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 पर हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न नंबर 7, परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में होता है, ठीक है। परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और इतना स्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन
और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। फ्रेंड्स ठीक है, ये जो है ना, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये किसी लेखक ने, मतलब ये स्टेटमेंट है जो किसी लेखक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, हमें लेखक का चयन यहाँ पर करना है। तो देखो फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है मैकाइवर तथा पेज, दूसरा है हेनरी मैन, तीसरा है DM मजुमदार और चौथा जो ऑप्शन है वो है हमारा मार्गन। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ा, ठीक है, चौथा जो है वो है मार्गन। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ा वो है, उसका आंसर है मैकाइवर तथा पेज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है इसका आंसर? मैकाइवर तथा पेज। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि परिवार लिंग संबंधों पर आधारित क्या है, एक समूह के रूप में होता है। ठीक है, एक समूह के रूप में उसे परिभाषित किया जा सकता है और इतना छोटा और इतना स्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से वहाँ पर हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट दिया था मैकाइवर तथा पेज ने। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेटमेंट को 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, किन जनजातियों में मात्र सत्तात्मक परिवार होता है? ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। किन जनजातियों में मात्र सत्तात्मक परिवार होता है? नीचे दिए गए कूटों में से चिन्हित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से चिन्हित कीजिए, मतलब कि देखो 4 यहाँ पर क्या दी हुई है, जनजातियों के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, और उसमें से हमको बताना है कि जो ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से बताना है कि 2 जनजाति ऐसी है जो मात्र सत्तात्मक परिवार पर आधारित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर सभी ऑप्शन पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है खासी। ठीक है, खासी जनजाति का नाम है। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी गोंड। ठीक है, ये भी जनजाति का नाम है। और तीसरा है मुड़िया और गारो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है ना, ये है खासी और गारो। ठीक है, खासी और गारो ऐसी जनजाति होती है जो मात्र सत्तात्मक परिवार पर आधारित होती है। और इसमें क्या होता है कि जो बेटी होती है, मतलब जो बेटी होती है परिवार की, वो क्या करती है, ससुराल नहीं जाती है। ठीक है, वो ससुराल नहीं जाती। जैसे नॉर्मल हमारे साइड अगर देखें तो क्या होता है कि जो बेटी का अगर विवाह हो जाता है तो उसके बाद वो अपने ससुराल में ही रहती है। परंतु यहाँ पर खासी और गारो ऐसी जनजाति है जिसमें बेटी ससुराल नहीं जाती है, वो कहाँ रहती है, अपने माता के घर में ही रहती है। ठीक है, और माता का जो सरनेम है, ठीक है, वही वो क्या करती है, वो सरनेम को ही मतलब अपने नाम के साथ अपना सरनेम वही लगाती है, माता का सरनेम। ठीक है, तो खासी और गारो ऐसी जनजाति है जो मात्र सत्तात्मक परिवार पर आधारित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और फोर्थ, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। खासी और गारो ऐसी जनजाति है जो मात्र सत्तात्मक परिवार, जिसमें मात्र सत्तात्मक परिवार होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, आप याद रख लीजिए, ये जो जनजाति है ये है मेघालय राज्य की। ठीक है, ये है मेघालय राज्य में पाई जाती है खासी और गारो जनजाति। ठीक है, जो क्या करती है, मात्र सत्तात्मक परिवार इसमें होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हम बात करेंगे, ये दिया हुआ है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग थलग एकाकी परिवार है, परिवार का सामान्य स्वरूप है। मतलब कि देखो यहाँ पर 4 जो है लेखकों के नाम दिए हुए हैं, जो भी हैं, ठीक है, उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर ये कहा गया है जो आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग थलग एकाकी परिवार है, जो परिवार का सामान्य स्वरूप है। मतलब इन्होंने एकल परिवार पर ये बताया गया है कि वो परिवार का क्या है, सामान्य स्वरूप है। तो ये जो है, ये विचार किसने दिया था, ये तर्क किसने दिया था, यहाँ पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो मर्टन ने, पार्सन्स ने, मार्क्स ने या पैरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
पार्सन्स। ठीक है फ्रेंड्स, पार्सन्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पार्सन्स ने ये बताया था कि जो आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग थलग एकाकी परिवार है, वही परिवार का क्या है, सामान्य स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है द डेथ ऑफ फैमिली। द डेथ ऑफ फैमिली के लेखक कौन है? ठीक है, द डेथ ऑफ फैमिली एक पुस्तक का नाम है, उसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो बात करेंगे सीधे कंटेंट की। उसके लेखक है कूपर। ठीक है, कूपर मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, द डेथ ऑफ फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एंड होता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, जिसमें दिया हुआ है किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी मतलब 4 प्रकार के परिवार दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सभी पर 1 बाय 1। ठीक है, विस्तृत परिवार सभी समाजों में पाए जाते नहीं, कहीं कहीं पाए जाते, कहीं कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, पितृवंशीय परिवार अधिकांशतः सभी समाजों में पाए जाते। नाभिक या एकाकी परिवार नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी समाजों में नाभिक या एकाकी परिवार पाए जाए। या पितृवंशीय परिवार मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो थोड़े सेम हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आप सपोज कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पितृवंशीय परिवार। ठीक है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो पितृवंशीय परिवार सभी समाज में पाए जाते हैं। किस प्रकार के परिवार? पितृवंशीय परिवार। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 जो दिया हुआ है वो है केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सुसु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुसु, ऑप्शन नंबर बी गोतुल, ऑप्शन नंबर सी तारवाड़ और ऑप्शन नंबर डी इलाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा क्या रहेगा, ये थोड़े नेम जो है थोड़े डिफिकल्ट है, तो हम सीधे बात करेंगे कंटेंट की। ठीक है, केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? वो कहते हैं तारवाड़। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, जो नायरो जनजाति है वो केरल में होती है। ठीक है, और उसमें जो संयुक्त परिवार होते हैं उसे क्या कहते हैं? तारवाड़। ठीक है फ्रेंड्स, तारवाड़ केरल की में जो नायरो जनजाति के संयुक्त परिवार होते हैं उसे कहते हैं तारवाड़। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें दिया हुआ है नाइजीरिया की याको जनजाति। ठीक है, नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है? नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, याको जनजाति है उसमें किस प्रकार का, मतलब याको जनजाति में किस एक प्रकार का वंशक्रम पाया जाता है ये हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मातृवंशीय, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पितृवंशीय, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दोहरा और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है द्विपक्षीय। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा दोहरा। ठीक है, दोहरा वंशक्रम नाइजीरिया की याको जनजाति में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नाइजीरिया में कौन सी जनजाति है या याको जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आपको क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से याद रखना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 14 की। ठीक है, सलहज साले की पत्नी। ठीक है, सलहज यानी कि साले की पत्नी, देवरानी देवर की पत्नी। ठीक है, सलहज कौन होती है? साले की पत्नी, देवरानी देवर की पत्नी आदि संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार की नातेदारी है? ठीक है, हमारे जो टॉपिक में मतलब हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें संबंध और नातेदारी भी एक टॉपिक है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो सलहज है साले की पत्नी, देवरानी देवर की पत्नी आदि का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार की नातेदारी है? तो फ्रेंड्स देखिए, प्राथमिक नातेदारी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये नहीं होगा। ठीक है, द्वितीयक नातेदारी
ये होगा तृतीयक नातेदारी, क्योंकि देखो तृतीयक नातेदारी होगा क्योंकि देखो प्राथमिक नातेदारी जिसमें हमारा ब्लड रिलेशन आ जाएगा, द्वितीयक नातेदारी जो विवाह से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है, और सलहज यानी कि देखो सलहज जो है वो तृतीयक नातेदारी, तीसरी नातेदारी पर जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रक्त संबंधी नातेदारी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 15, भारतीय समाज में देवर भाभी, भारतीय समाज में देवर भाभी, जीजा साला, साली बहनोई, ठीक है, साली बहनोई, सलहज, ठीक है, मतलब साले की पत्नी को सलहज कहते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है। आदि के संबंध निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भारतीय समाज में देवर भाभी, जीजा साला, साली और बहनोई, सलहज, सलहज आदि के संबंध निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमें बताना है। तो सभी ऑप्शन पर बात करते हैं। मातुलेय संबंधों के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक है। मातुलेय यानी माता से रिलेटेड जो मामा वगैरह जो रहते हैं उसके अंतर्गत नहीं आएंगे। सह प्रसविता संबंधों के अंतर्गत यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की ओर। माध्यमिक संबंधों के अंतर्गत नहीं आएगा। परिहास संबंधों के अंतर्गत, जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे जो नॉर्मल हमारे समाज में क्या होता है, जीजा साली, जैसे जीजा और साली जो होते हैं वो क्या करते हैं, परिहास करते हैं, मतलब जैसे मजाक टाइप का जो करते हैं ना, उस टाइप का, मतलब परिहास, परिहास संबंधों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देवर भाभी भी परिहास संबंधों के अंतर्गत आएगा, जीजा साला भी आएगा और साली बहनोई भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ेंगे हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ठीक है, 16 जो है प्रश्न नंबर, हम बात करेंगे उसकी। यहाँ पर जो दिया हुआ है, नातेदारी की अभिव्यक्ति किसी माध्यम से होती है, भारत में स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती है, ठीक है। नातेदारी की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है और भारत में स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती है, वे अपने पति को पुत्र अथवा पुत्री के माध्यम से पुकारती है, जैसे कि बेटी के पापा आदि। जैसे कि अगर पुत्र का नाम है बिट्टू, ठीक है, अगर पुत्र का नाम है बिट्टू तो जो पत्नी है वो अपने पति को पुकारने के लिए क्या कहेंगी, बिट्टू के पापा, ठीक है। मतलब इस प्रकार का जो संबंध है, ठीक है, वो इस प्रकार का जो संबोधन है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर सभी ऑप्शन पर बात करेंगे हम। यह संबंध परिहास संबंध कहलाते हैं। परिहास मतलब ये मजाक वाला, जैसे जीजा साली हो गया इस टाइप का। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो की बात करेंगे, ये माध्यमिक संबोधन कहलाते हैं। मतलब माध्यमिक संबोधन यानी कि डायरेक्टली उन्हें संबोधित उनके नाम से नहीं कर सकते, ठीक है, बच्चों के नाम के आधार पर बोला जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माध्यमिक संबोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी रीड कर लेते हैं। यह संबंध सहप्रसविता किससे संबंध कहलाते हैं, यह संबंध मातुलेय संबंध कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यह माध्यमिक संबोधन कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस जानवर में सुनने व सूंघने की, ठीक है, सुनने और सूंघने की शक्ति अधिक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपका टॉपिक नंबर 1 है उसमें हमारे पशु पक्षी, हमारे जो पालतू पशु है ये भी उसमें टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जानवर में सुनने व सूंघने की शक्ति अधिक होती है, गाय में, भैंस में, कुत्ता में, बकरी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुत्ता जो होता है, ठीक है, जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, उसमें सुनने और सूंघने की, ठीक है, सुनने और सूंघने की शक्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जैसे कुत्ता अगर सो भी रहा है तो वो हमारे पैरों की आहट से समझ जाता है कि कोई आ रहा है, मतलब सुनने की शक्ति बहुत अधिक है उसकी, सूंघने की भी शक्ति यानी कि जो उसकी घ्राण शक्ति है, घ्राण शक्ति जो है वो बहुत अधिक होती है, सूंघने की शक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, मेरुदंड की उपस्थिति
एवं अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। हमारे जीव जंतु से रिलेटेड है ये प्रश्न। मेरुदंड की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक है, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 1 भागों में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अभी तक के विज्ञान में बहुत बार पढ़ चुका है कि मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है, कशेरुकी जंतु और अकशेरुकी जंतु। ठीक है, अकशेरुकी जंतु। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 2 भागों में मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पौधे होते हैं वो पौधे जो होते हैं उसके सभी भाग खाने लायक नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हल्दी के पौधे के बारे में पूछा गया है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, जड़, प्रकंद, फल या कंद। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकंद। ठीक है, प्रकंद क्या होता है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, विटामिन की होती है, आयरन की होती है, खनिज की होती है या कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि पालक में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, जैसे किसी भी रोगी को अगर आयरन की कमी बताते हैं, ठीक है, आयरन की कमी मतलब खून की कमी अगर बताते हैं तो उन्हें क्या सलाह दी जाती है कि आपको क्या खाना है, पालक खाना है। ठीक है, आपको क्या खाना है, पालक खाना है, गुड़ खाना है। ठीक है, हरी सब्जियां खाना है। तो इन सब में क्या होती है, आयरन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 2 जो होता है वो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने अभी भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारे अगले जो वीडियो हम अपलोड करेंगे अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद और थैंक यू सो मच।